हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अब इस प्रकाशिकी में हम लोगों को समतल दर्पणों पर परिवर्तन और वक्र तलों पर परिवर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि कोई समतल अगर पृष्ठ है तो उस पर परावर्तन के लिए मान लीजिए हमारे पास दर्पण है, उसके सामने कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट वस्तु, तो जितनी दूरी रहती है ठीक उसके उतनी ही पीछे, ठीक उतनी ही दूर पर उसका प्रतिबिंब भी बन जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर दर्पण एक है तो प्रतिबिंब एक ही बनेगा। लेकिन कभी कभी इस तरह की समस्याएं भी हम लोगों के पास पूछी जाती हैं कि जहाँ पर एक से ज़्यादा समतल पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। ये मान लीजिए दो पृष्ठ हैं जो एक दूसरे पर झुके हुए हैं। ये दो दर्पण हैं, दो थीटा कोण पर झुके हैं, और यहाँ पर आपने कोई वस्तु को रख दिया तो बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ये तो स्पष्ट है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इसके लिए भी वस्तु का कार्य करेगा और इसके लिए करेगा, फिर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके लिए करेगा और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके लिए करेगा। इस तरह से कई प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंबों की जो संख्या है उसके लिए ये नियम है कि प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल टू 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा माइनस 1 यदि 360 अपान थीटा इसका मान सम हो। अगर 360 बाई थीटा सम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होती है 360 अपान थीटा माइनस 1। और यदि 360 बाई थीटा ये विषम हो ये संख्या विषम हो तो n का मान बराबर होगा 360 अपान थीटा। यह है कि कितने प्रतिबिंब, कितनी संख्या प्रतिबिंबों की बनेगी। ये तो हो गई प्रतिबिंबों की संख्या। समतल दर्पण के अतिरिक्त जो परावर्तन है उसमें हम लोगों ने वक्र पृष्ठों पर परिवर्तन पढ़ रहे हैं। वक्र पृष्ठ में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, इसके पहले भी फोकस वगैरह के बारे में जानकारी की है कि जो वक्र पृष्ठ है, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का वक्र पृष्ठ है, यानी एक अवतल दर्पण है। अवतल का मतलब कि ये बाहर की तरफ तो पॉलिश है इसमें, लेकिन अंदर की ओर चमकता है। और इसका जो बीच का भाग है जिसको कि हम पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं, और इसको और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको कि प्रिंसिपल एक्सिस से मुख्य अक्ष कहते हैं, ये इसका वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा है। C से P तक के बीच की दूरी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र कहलाती, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती, यानी वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये है ध्रुव, ये दूरी r है। और इसके ठीक बीचों बीच में एक दूसरा बिंदु होता है, इसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है
इसको फोकस दूरी कहते हैं। सारी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं। जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी इसी बिंदु से नापी जाएंगी। यानी एक तरह समझिए दर्पण में सारी दूरी जहां भी नापी जाएगी, चाहे उधर की दूरी नापी जाए चाहे इधर की दूरी नापी जाए, वो सब इसी बिंदु से नापी जाएगी। और इसीलिए इसको हम मूल बिंदु मानते हैं, इसी से सारी दूरी हम नापते हैं। जो वस्तु इसके सामने जहां वस्तु होगी, फिर इसके द्वारा उसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये हमारी वस्तु है, ये भी वस्तु है, और इसलिए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी हुई बीपी, यहां पर जो दूरी है बीपी, ये वस्तु की दूरी है और इसीलिए ये हुई हमारी यू। लेकिन ध्यान रखें, इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो किरण यहां से इधर को जाएगी, इधर को। ये किरण की दिशा है, किरण की दिशा। ये किरण की दिशा है। किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होगी, उसकी विपरीत दिशा में दूरी नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। इसका मतलब यह है कि यहां से ये दूरी जो नापी जाएगी वो तो इधर को नापी जाएगी। किरण इधर को जा रही है, दूरी इधर को नापी जा रही है, पटरी का जीरो यहां रहेगा, इसलिए ये ऋणात्मक होगा। तो जितनी भी दूरी यहां इधर को होगी वो सभी ऋणात्मक होगी, और इसके इस तरफ की नापी गई दूरी सभी धनात्मक होगी। जहां पर प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए प्रतिबिंब आकर के यहां बन जाता है, ये कोई स्थान है जहां पर यह प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है बी डैश पी, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये भी ऋणात्मक की होगी। इसकी जो फोकस दूरी है वो भी ऋणात्मक ही होगी। एफ पी बराबर माइनस एफ। तो दूरी के नापने का जो सिस्टम है, कब हम धन कब ऋण मानते हैं। दूसरी चीज ये कि जो प्रतिबिंब बनता है इस रेखा के अक्ष के ऊपर जब बनता है तो उसे हम धन मानते हैं, उसके नीचे रहता है तो उसे हम ऋण मानते हैं। यहाँ पर ये दूरी वस्तु की दूरी है h1, निश्चित रूप से ये पॉजिटिव है, ये दूरी नीचे है और इसलिए ये माइनस h2। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये ध्यान रखें, ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होगा, आवर्धन माने वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, ये आ जाएगा आपका h2 अपान h1। लेकिन h2 यहाँ पर माइनस है क्योंकि ये वहाँ नीचे है। ये तो हुआ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और इसी तरह से अगर काल्पनिक करने के लिए निकालते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब रहता है वो ऊपर ही बनता है, वो भी धनात्मक रहता है और इसलिए आवर्धन बराबर होता है
जो H2 है वो भी प्लस रहेगा, जो H1 है वो भी प्लस रहेगा, ये दोनों प्लस रहेंगे। तो ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंबों के लिए कैसे होगा। अब आइए इसमें जो हमारा U है, V है, F है, इनमें आपस में इनके संबंध क्या हैं, इनके आवर्धन का क्या संबंध है, ये चीज हम ज्ञात करते हैं। अब इसके U, V और F में संबंध क्या होगा। हम इसमें अवतल दर्पण को ही लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में एक स्थिति को छोड़कर बाकी हमेशा रियल इमेज बनती, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए ये हमारी दर्पण है, P है, वस्तु है ए बी। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। वस्तु का प्रतिबिंब इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ कहीं बनेगा। एक किरण को हम लेते हैं जो समानांतर जा रही है, ये समानांतर किरण है। समांतर किरण हमेशा फोकस से जाती है। ये फोकस से निकल गई। समांतर किरण हमेशा फोकस से जाती है। एक दूसरी किरण को लिया जो इसके वक्रता केंद्र से जाती है, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वापस वक्रता केंद्र से ही चली जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा अगर खींची जाए तो वो इसके ऊपर लंबवत ही पड़ेगा। इसलिए उसी मार्ग से ही वापस चला जाएगा। हमने एक ये ले लिया, वैसे तो इससे ही हो जाएगा, इसमें ही हमको 4 त्रिभुज मिल रहे हैं, लेकिन सुविधा के लिए चाहें तो हम एक किरण और ले सकते हैं, और वो किरण हम ले सकते हैं जो जा करके P पर टकराएगी। याद रखें जो BP है वो लंबवत है, अभिलंब है इस दर्पण पर, और अभिलंब के साथ आने वाली किरण जो कोण बनाती है उतना ही कोण बना के चली जाती है, और इसीलिए हमने एक किरण और ले ली। अब जितना किरण ये बना के आई उतना ही कोण बना के निकल गई। उतना ही कोण बना के चली गई।
यानी इसका ये कोण इस कोण के बराबर है। जहाँ पर किरणें टकराती हैं वहीं पर ये इसका ए डैश और बी डैश का प्रतिबिंब बन जाता है। ये ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब है। अब आइए हम इसे सिद्ध करते हैं कि यू बी एफ के बीच में संबंध क्या है। हमें पता है कि जो वस्तु की दूरी है वो u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है। उसको सुविधा के लिए हम चाहे तो यहाँ लिख लें, ये आपकी vp है, vp और ये vp बराबर है -u, फिर आपका है cp, ये बराबर है -r। फिर इसी तरह से है आपका b डैश p है जो प्रतिबिंब की दूरी है, फिर fp है जो -f है। ये सारी चीजें यहाँ पता है हमको। एक बात का और भी पता है कि ये जो r है इसको हम -2f कह सकते हैं। r बराबर 2f। अब आइए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A डैश B डैश C में ये दोनों त्रिभुजों में सिमिलर त्रिभुज हैं, समान हैं। समान त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। समान है और इसलिए ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान बी डैश सी। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से हमारे पास दो त्रिभुज और है। त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी ये त्रिभुज इधर वाला, और फिर इसी तरह ए डैश बी डैश पी ये वाला, सब कुछ समान है। त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समान है, ये त्रिभुज भी समान है, और इसीलिए ए बी अपान ए डैश बी डैश ये बटाइए, इसकी दूसरी भुजा है बी पी बटा इसकी भुजा बी डैश पी। समीकरण 1-2 की तुलना कर दीजिए। ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, इसलिए इसका दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होगा, और इसलिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से तुलना कर देंगे। जब इसकी तुलना करेंगे तो
ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो इधर हो जाएगा बी सी अपान बी सी अपान बी डैश सी, और इसमें हो जाएगा बी पी अपान बी डैश पी बी सी। देखा ध्यान से, बी सी, ये बी सी दूरी यहां से यहां तक, इसको हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक माइनस यहां से यहां तक, यानी बी सी को हम लिख सकते हैं बी पी माइनस पी सी। ये हो गया बी सी, बी सी को हम लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी। ध्यान रखेंगे ये सारी दूरियां, यह बी सी माइनस पी सी पी, बी पी माइनस सी पी, ठीक है। फिर ऐसा ही नीचे भी होगा, बी डैश सी का भी ऐसा ही होगा, बी डैश सी, ये बी डैश सी, ये बी डैश सी बराबर हुआ सी पी माइनस बी डैश पी। बी डैश सी बराबर हुआ पूरी दूरी बी सी माइनस छोटी दूरी बी डैश पी। ठीक, अब इनकी वैल्यूज रख दें। बी पी, ये बी पी है यू, और सी पी है आर, और ये दोनों दूरियां ऋणात्मक हैं क्योंकि दूरी इस तरफ की दूरी ऋणात्मक है। इसी तरह से सी पी बराबर आर और बी डैश पी बराबर वी, ये भी माइनस है। वीपी बीपी बराबर यू और बी डैश पी बराबर वी। चिन्हों का ध्यान रखा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा। अब ये आपका हो गया u, r की जगह आप रख सकते हैं 2f क्योंकि r इक्वल टू 2f। यहां भी r की जगह रखेंगे 2f माइनस वी बराबर u अपान वी, मल्टीप्लाई कर दिया u v माइनस 2f p को इधर मल्टीप्लाई किया 2f u और माइनस u v। पक्षांतर कर दिया, इसको अपनी जगह रहने दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। या टू एफ यू प्लस 2f b
2uv, uv अब से भाग दे दिया, ये इनके बीच का संबंध है। This is the relation between the distance of the image, distance of the object and distance of the focus distance। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये प्रतिबिंब का आवर्धन कितना हुआ, कितने गुना ज़्यादा बढ़ रहा, प्रतिबिंब तो वास्तविक बढ़ रहा है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। आवर्धन बराबर वस्तु की दूरी h2, लेकिन ये नीचे है, ए डैश बी डैश नीचे है, नीचे की ओर की दूरी माइनस होती है, ऊपर की ओर की दूरी प्लस होती है, तो हो गया -h2 अपान h1। और हमें जानते हैं कि ये बराबर है ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी पी अपान बी डैश पी। समीकरण 2 से ये बराबर है बी पी अपान बी डैश पी। समीकरण 2 से इसलिए यम बराबर वीपी, हम जानते हैं वीपी को, वीपी बराबर है ए डैश बी डैश अपान ए बी होना चाहिए। ए डैश उल्टा हो गया, ये ऐसे होगा, तो ये आपका हो जाएगा -v अपान -u। -v अपान -u, इसलिए आवर्धन बराबर आया h2 अपान h1, ये बराबर आ गया -v अपान u। ध्यान रखेंगे यदि प्रतिबिंब ये काल्पनिक बनता यानी ऊपर बनता तो यहाँ पर दोनों प्लस हो जाते, लेकिन यहाँ पर भी जो एक प्लस हो जाता एक माइनस हो जाता, तो उत्तर यही आता दोनों के लिए। तो सूत्र दोनों के लिए यही है, काल्पनिक हो या वास्तविक हो, दोनों के लिए आवर्धन का यही फार्मूला है। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें क्या चीज़ें दी हैं,
एक तो हमें u ज्ञात है, 2 u है, एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार 5 सेंटीमीटर। तो पहले में u बराबर है 10 सेंटीमीटर, v ज्ञात करना है, f ज्ञात है, f दिया है 7.5 सेंटीमीटर। वन अपान v, 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f से इसी का इस्तेमाल करें तो 1 अपान v, u इज -10, -1 अपान 10, फोकस दूरी भी इसकी ऋणात्मक है, तो -1 अपान 7.5, और इसलिए v तो ये तो स्थिति हो गई, जिस तरफ वस्तु है उस तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा, और इसलिए इसका आवर्धन भी निकालना है। m बराबर, और ये चूंकि पीछे ही बनता है उसी तरफ बन रहा है, इसलिए इसका आवर्धन m बराबर h2 अपान h1, -v अपान u, माइनस इसका v है 30 और u भी है -10, इसलिए आ गया -3। इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। अब आइए दूसरा देखते। दूसरे में प्रतिबिंब तो 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा, और चूंकि निगेटिव है इसलिए वास्तविक है, और b का मान निगेटिव है इसलिए उसी तरफ है इधर वस्तु है। यहां पर u बराबर दिया है -5 सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ वही है। वन अपान v इक्वल टू 1 अपान f 1 अपान u, ये बराबर है
7.5। और यह है -5। पाँच दूनी 10 और 5 15 बचे 75। एलसीएम आ जाएगा। तो आ जाएगा -2। तो वस्तु 15 सेंटीमीटर पर पीछे जाके बनेगी, उस तरफ नहीं बनेगा, प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा। यानी ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा। और इसलिए इसका आवर्धन बराबर हो जाएगा H2/H1 बराबर -V/U। V का मान आया है 15 और U का मान आया -5। तो आता है +3। आवर्धन +3 आएगा, अर्थात प्रतिबिंब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा। ये हो गई इसकी ये स्थिति। तो ये तो कुछ हो गए हमारे पास ये परावर्तन से संबंधित। परावर्तन के थोड़े बहुत कुछ समस्या और होगी तो हम लोग और देख लेते हैं। वैसे हम लोगों को मुख्य रूप से अपवर्तन के बारे में पढ़ना है और फिर हम लोग इसके आगे अपवर्तन पढ़ते हैं। बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।